तो आज से हम साइंस जो कि एएलपी और टेक्नीशियन या रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। तो पहले चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट चैप्टर करवाएंगे। और साइंस में एक भी नंबर यहाँ से अलग नहीं जाएगा, क्योंकि पिछली बार जब मैंने भी दिया था तो मेरे साइंस में अच्छे नंबर थे और मैंने इस तरह की तैयारी की थी। तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन जो अपवर्तन है वो चैप्टर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बता दूं कि ये नोट्स जो हैं वो खान रिसर्च सेंटर खान सर के हैं। मैंने खान सर से साइंस पढ़ी थी, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो अब बात करते हैं अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है? जब एक प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है और उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है तो वही ही अपवर्तन कहलाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें दो माध्यम की आवश्यकता होती है। अपवर्तन के लिए हमेशा दो माध्यम की आवश्यकता होती है। इसमें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है और दिशा में परिवर्तन हो जाता है। अपवर्तन के लिए दो माध्यमों की आवश्यकता होती है और दोनों माध्यमों का जो अपवर्तनांक होता है म्यू अलग अलग होता है, ठीक है। दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी तरंगदैर्घ्य मतलब लंबाई, वेग मतलब चाल बदल जाती है। इसकी लंबाई में परिवर्तन हो जाता है और वेग जो है चाल, इसकी चाल धीमी हो जाती है, तेज़ हो जाती है, या लंबाई छोटी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, परिवर्तन आ जाता है। किंतु इसकी आवृत्ति जो है फ्रीक्वेंसी ये नहीं चेंज होती। एक बार दोबारा देखते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और दो माध्यमों की आवश्यकता होती है, परिवर्तनांक अलग अलग होता है। और दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी तरंगदैर्घ्य लंबाई वेग बदल जाता है, किंतु आवृत्ति नहीं बदलती। अपवर्तन के लिए क्या क्या शर्तें हैं? अपवर्तन के लिए आपतित किरण, और देखिए ये बीच में पैरेलल बीच में अभिलंब डालते हैं, और आपतित अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों ही एक तल पर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ये किरण है और इस पे ही अभिलंब होगा, इस पे आपतित किरण होगी, इस पे ही परिवर्तित किरण होगी, सब इस पे ही एक ही तल पर होते हैं। और जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, हवा से पानी में जाता है। सघन का मतलब होता है गाढ़ापन, विरल का मतलब होता है कोई भी चीज़ जैसे हवा से आ गई या कहीं से भी आ गई, और सघन का मतलब होता है गाढ़ेपन में चली गई। कोई भी चीज़ जैसे विरल से आती है और सघन में जाती है तो क्या होता है? अभिलंब की ओर झुक जाता है। अभिलंब बीच में वह है, तो क्या होता है कि कोई भी चीज़ यदि किसी गाढ़ेपन में जाती है तो वो थोड़ी ही मुड़ तो जाएगी। तो यही कहा गया कि कोई जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। नीचे सघन है, ऊपर विरल आई है, तो ये देखो इस अभिलंब की तरफ झुक गई, ठीक है। और जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर भागता है। जैसे देखो ये है, ये अभिलंब है और ये आई सघन से, और सघन से इस तरह जाने के बजाय ये अभिलंब नहीं, इस पैरेलल लाइन की तरफ से गई। मतलब कि जब विरल में जाती है तो ये पैरेलल लाइन की तरफ जाती है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर भागता है। अभिलंब मतलब कि बीच में लाइन जो है इससे दूर भाग रहा है, ठीक है। आपतित किरण की जो जया को साइन कहते हैं और अपवर्तित किरण की जो है साइन कहते हैं। इसका अनुपात नियत होता है, यह अपवर्तनांक म्यू के बराबर होता है। सबसे पहले मैं बता दूं, जो ऊपर जो विरल से या सघन से जो ऊपर अपवर्तित होती है किरण उसके ऊपर आई बनाती है, और नीचे जो पैरेलल लाइन के नीचे कौन बनता है वो आर जो है वो अपवर्तित किरण की जया होती है, और ऊपर आपतित किरण की जया होती है, साइन होती है। ये फॉर्मूला पता नहीं एसएससी और रेलवे ने कितनी बार पूछा है। ये फॉर्मूला अपवर्तनांक म्यू का है। अपवर्तनांक म्यू का मतलब होता है C/V। C निर्वात में प्रकाश की चाल और V माध्यम में प्रकाश की चाल। हमेशा याद रखो कि अपवर्तनांक बहुत बार पूछा जाता है और C/V इसका फार्मूला होता है। एसएससी भी इस प्रश्न को कई बार रिपीट कर चुकी है। आगे देखते हैं। अपवर्तनांक की सहायता से किसी भी माध्यम की सघनता और विरलता का पता चलता है। सघनता मतलब कि कितना गाढ़ा है, या विरलता कितना कम गाढ़ा है, इसका पता अपवर्तनांक से ही चलता है, म्यू से पता चलता है। अपवर्तनांक अधिक होगा तो माध्यम सघन होगा, अपवर्तनांक कम होगा तो माध्यम विरल होगा। हमेशा याद रखो कि अपवर्तनांक अधिक तो माध्यम सघन, अपवर्तनांक कम तो माध्यम विरल होगा। अब बात करते हैं स्नेल के नियम की। स्नेल ये जो प्रश्न करा रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आप इनको करके जाते हो तो आप रेलवे के जो एएलपी है, टेक्नीशियन का है, या किसी भी पेपर आता है एनटीपीसी के ग्रुप डी, तो इनमें बेस्ट नंबर लेके आओगे। और टीचर क्या करते हैं, वे अपने कोर्स बेचने के लिए और ज़्यादा पढ़ाते हैं। ये सोचते हैं अपनी विद्वता दिखाते हैं, लेकिन आपको विद्वता नहीं देखनी है, आपको अपना काम करना है। तो स्नेल का नियम, आपतन कोण ऊपर से आने वाला कोण
और अपवर्तन कोण मतलब कि नीचे अपवर्तित जो होती है, मतलब कि पानी के या अंदर नीचे जाने के बाद जो अपवर्तित होती है वो अपवर्तन कोण की अपवर्तन कहलाता है। स्नेल का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, गांठ मार लो इसको, म्यू, इसका भी म्यू होता है। अपवर्तनांक के कई सूत्र होते हैं, साइन आई बाई साइन आर, ऊपर वाला ये आई है, ऊपर वाला सॉरी ये आई है, ठीक है, और नीचे आर, तो साइन आई बाई साइन आर, स्नेल का नियम साइन आई बाई साइन आर। अपवर्तनांक हमने जाना था सी बाई वी। तो आगे बात करते हैं, यदि अपवर्तन कोण का मान घट रहा है, अपवर्तन कोण का मान, अपवर्तन कोण से कौन सा आपको पता होगा, अपवर्तन कोण जो नीचे जाता है, अपवर्तन कोण मतलब कि नीचे देखो ये अपवर्तन कोण है, ये मान घट रहा मतलब कि अभिलंब की तरफ आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, अपवर्तन कोण का मान यदि घट रहा हो तो प्रकाश सघन में जा रहा है, जितना ये अभिलंब के पास आएगा उतना ही सघन मतलब कि गाढ़ापन होगा। और यदि अपवर्तन कोण का मान बढ़ रहा है मतलब कि इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, इस तरफ, अब इसकी पैरेलल लाइन की तरफ, तो क्या होगा, प्रकाश विरल में प्रवेश कर रहा है। आप समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले आप देखिए, यदि अपवर्तन कोण नीचे वाला कोण यदि अभिलंब की तरफ जा रहा है, अभिलंब की तरफ मतलब कि मान घट रहा है तो प्रकाश सघन में जा रहा है। यदि अपवर्तन कोण का मान बढ़ रहा है तो प्रकाश विरल में प्रवेश कर रहा है। ये तो भाई आप ये सोचना, इसके बिना तो आपका पेपर ही अधूरा है, क्योंकि हर पेपर में पूछ जाती है, चाहे किसी भी पेपर का हो। एमटीएस और सीजीएल तो इसके फेवरेट हैं, जो इनको आए साल पूछते, पता नहीं इनसे क्या प्रेम है, लेकिन हर बार पूछते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कुछ मुख्य उदाहरण, सबसे पहले तिरछी प्रकाश, एक बात ध्यान काट बांध लो कि प्रकाश जो है पानी के अंदर या किसी चीज़ के अंदर जाएगी तो मुड़ी हुई चीज़ दिखाई देगी, मुड़ी या ऊपर उठी हुई दिखाई देगी, मुड़ी या ऊपर उठी हुई दिखाई दी तो आप ये सोच लेना अपवर्तन के कारण हुई है। सबसे पहले तिरछी पानी में डूबी हुई छड़ का टेढ़ी मालूम होना, मतलब कि टेढ़ी हुई या ऊपर उठी हुई। तारों का टिमटिमाना भी अपवर्तन के कारण होता है। वायुमंडल अपवर्तन के कारण होता है। सूर्योदय के 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक सूर्य का दिखाई देना किसके कारण, वायुमंडल के अपवर्तन के कारण। पानी में डाला गया सिक्का पानी में तैरती हुई मछली का और तालाब की गहराई जो है कुछ ऊपर दिखाई देता है। मैंने बताया था आपको, हाइट कम हो, मुड़ी हुई चीज़ हो, या किसी चीज़ का टिमटिमाना हो, या दिख रही हो सूर्य का 2 मिनट तक पहले और 2 मिनट बाद। आपको पता होगा सुबह होती है तो 2 मिनट पहले थोड़ा थोड़ा दिखने लग जाता है सूर्य, तो ये भी अपवर्तन के कारण होती है। पानी में डाला गया सिक्का, तैरती हुई मछली और तालाब की गहराई। हमें लगता है कि तालाब की गहराई कम ही है, लेकिन अंदर जाते हैं तो हमें पता चलता है ये तो बहुत गहरा है। तो ये जो ऊपर दिखता है वास्तविक गहराई नहीं दिखती इसकी, तो इसी को अपवर्तन के कारण कहा जाता है। सूर्य, तारे और चंद्रमा का अपनी वास्तविक ऊंचाई से कुछ ऊपर दिखाई देना, मतलब कि क्या है, सूर्य, तारा और चंद्रमा आदि अपनी वास्तविक ऊंचाई से कुछ ऊपर दिखाई देते हैं, मतलब कि ज़्यादा ऊपर दिखाई दे पड़ते हैं। ये लिखे हुए अक्षरों पर मोटी कांच की स्लैब रख दी जाए तो अक्षर थोड़ा ऊपर दिखाई देते हैं। आपको यहाँ पर यदि आप स्कूल में होंगे तो यदि आप प्रिंसिपल ऑफिस में जाते होंगे तो एक में जो उनकी टेबल होती है, मेन टेबल, उसके ऊपर एक कांच रखा होता है, बड़ा कांच, तो उसमें कोई भी यदि वे नीचे पत्र डालते हैं, आपने देखा होगा, तो वो थोड़ा बड़े बड़े अक्षर दिखते हैं उससे। आप यदि आपको स्कूल में प्रिंसिपल ऑफिस या कहीं पर भी आप गए होंगे तो उसमें क्या दिखता है, बड़े बड़े अक्षर दिखते हैं, तो आपको नहीं देखा होगा। तिरछी पानी में डूबी हुई छड़ का टेढ़ी मालूम होना, तारों का टिमटिमाना, सूर्य से 2 मिनट पहले सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक दिखाना, पानी में डला हुआ सिक्का, पानी में तैरती मछली का तालाब की गहराई, और सूर्य, चंद्रमा, तारे का ऊपर वास्तविक ऊंचाई से ऊपर दिखना। और कोई भी कोई मोटी कांच की स्लैब रख दी जाए लिखे हुए अक्षर पर तो थोड़ा अक्षर ऊपर दिखाई देता है। आगे जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल के बिना तो साइंस का प्रश्न बनता ही नहीं रेलवे में। यदि 60 डिग्री पर आपतित किरण मतलब कि ऊपर से आ रही है, ठीक है, और अपवर्तन के बाद मतलब कि नीचे 30 डिग्री कोण आती है तो अपवर्तनांक क्या हुआ, म्यू। हमने बताया था स्नेल का नियम साइन आई बाई साइन आर। साइन आई ऊपर से आने वाला मतलब कि आपतित किरण 60 साइन 60 बाई साइन 30, मतलब कि साइन आई बाई साइन आर, साइन 60 बाई साइन 30। साइन 60 वैल्यू √3/2 और साइन 30 1/2। क्या आ गया, काट पीट के नीचे वाला नीचे से कट जाता है, √3 आता है। तो एक देखो ये है, मैंने बताया था कि वास्तविक गहराई नहीं दिखती हमने पानी में, तो यदि जल में प्रकाश की चाल हमने ज्ञात करनी है तो म्यू बराबर है वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। ऊपर लिखना हमें जो मेन गहराई है वास्तविक गहराई, और नीचे जो दिख रही है मतलब कि हमें जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि हमें तालाब में वास्तविक गहराई नहीं दिखती, कुछ ऊपर दिखाई देता है, तो आभासी गहराई R/V। जल में प्रकाश की चाल वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। तो ये प्रश्न हम सोल्व करेंगे। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3, जल का अपवर्तनांक यही होता है 1/33, तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करो। सबसे पहले हम कुछ अपवर्तनांक देखेंगे।
निर्वात में जो है अपवर्तनांक 0 होता है, हवा में 1.0003, पानी में 1.33, बर्फ़ 1.31, एल्कोहल 1.36, केरोसिन तेल 1.44, तारपिन का तेल 1.47, बेंजीन 1.50, क्राउन कांच 1.52, खनिज नमक 1.4554 और कार्बन डाइऑक्साइड 1.63, रूबी माणिक्य 1.71, नीलम 1.77 और हीरा 2.42। आपको इनको याद किए मैंने आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि इनसे 2 या 3 प्रश्न आते हैं और हर शिफ्ट में आपको एक एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। आप इनको एक बार रीड कर लेना अच्छे से। अब हमें वो क्वेश्चन पे आते हैं कि उसमें बताया था कि यदि जल का अपवर्तनांक 4.3 हो तो प्रकाश जो, एक बार दिखा देता हूँ आपको। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करो। जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 मल्टीप्लाई 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है। म्यू 4/3। तो हमने पता किया था कि म्यू की वैल्यू क्या होती है, C/V। निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। 4/3 म्यू की वैल्यू है, 3 गुणा में 10⁸ निर्वात में प्रकाश की चाल है और V इसकी निकालनी हमने। तो इसका जो है सोल्व करने के बाद ये 9/4 गुणा 10⁸ 2.25 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये कई बार रिपीट हो चुका है, ये हर एग्जाम में आता है और इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है 2.25 मल्टीप्लाई 10⁸। ये कम से कम भी 20 से 30 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अगला है, हमने बताया था कि R/V वास्तविक गहराई बाई आभासी गहराई। हमने प्रश्न बताया था आपको, हमने एक रिजल्ट। तो जल में रखा गया सिक्का 30 मीटर गहराई पर दिखता है तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी। तो इसमें कहा गया कि जल में रखा गया सिक्का यदि 30 मीटर दिखता है गहराई पर, दिखता है मतलब क्या है, दिखता है मतलब आभासी, मतलब दिखने वाली चीज़ नहीं, वास्तविक हमें नहीं पता। जल में रखा गया सिक्का 30 मीटर गहराई तक दिखता है तो तालाब की वास्तविक गहराई पूछी है, R/V। V है 30 नीचे आभासी गहराई, R हमें पता करनी है। म्यू जो जल का म्यू कितना बताया था अपवर्तनांक 4/3 या 1.33, हमें 4/3 देगा। म्यू की वैल्यू 4/3। R वास्तविक गहराई हमने ज्ञात करनी है और रियल आभासी गहराई 30 है, तो 3 से 10 काटेंगे, 10 गुणा में 4 40, R 40 मीटर आ चुका है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, एक मछुआरा 5 मीटर ऊंचे दीवार पर बैठा है। 5 मीटर तो इसकी ऊंचाई पहले ही होगी और उसे एक मछली 3 मीटर गहराई पर दिख रही है। एक मछली जो है वो 3 मीटर गहराई पर दिख रही है, मतलब कि क्या है, पानी से नीचे 3 मीटर है और वो अपने आप वो 5 मीटर के ऊपर बैठ खड़ा है। तो आगे बात करेंगे, वह कितना लंबा भाला लेके मछली को पार मार दे। हमने बात बताया था आपको, म्यू जो है रियल बटे वर्चुअल आभासी, वास्तविक बटे आभासी बताया था। 4/3 हमें जल दिया गया है, 4/3 रियल हमने पता करना है और आभासी 3 मीटर गहराई पर दिख रही है। दिख रही का मतलब आभासी गहराई, मतलब कि जो रियल नहीं है, दिखने वाली। 3 मीटर का रियल आ गई 4 मीटर। और वो कह रहा है कि कितना बड़ा भाला ले कि उसको मार सके। भाला मतलब कि 3 मीटर तो गहराई पानी में है, नहीं, जो रियल आई है वो 4 मीटर आई है, पानी के अंदर 4 मीटर आई है और वो 5 मीटर ऊपर दीवार पर खड़ा है, तो 4 + 5 9 मीटर की हो जाएगी दीवार नहीं भाला। अगला देखते हैं, यदि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है तो हीरे की जल प्रकाश की चाल याद करो। हमने बताया था कि ऊपर देखो हीरा 2.42 इसका अपवर्तनांक है, तो 2.42 हमने आगे रखा। ऊपर C/V, C 3 गुणा 10⁸ निर्वात में प्रकाश की चाल बटे हीरे में प्रकाश का वेग, मतलब की चाल। तो हीरे में प्रकाश का वेग क्या होगा, 3 गुणा 10⁸ बटे 2.42 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये प्रश्न भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो हर बार पेपर में दिखता है। आगे बात करते हैं, क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल। क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल वैसा आपतन कोण जिस पर किसी किरण को आपतित कराया जाए और वह दोनों माध्यम को अलग अलग करने वाली रेखा के समांतर गुजर जाए। क्रांतिक कोण को C से दर्शाते हैं। क्रांतिक कोण के लिए आवश्यक है कि प्रकाश सघन से विरल जा रहा हो और अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री। मैंने पहले बताया था कि आपको ऊपर से आती है आपतित किरण और नीचे अपवर्तित किरण होती है। ये कह रहा है कि क्रांतिक कोण वह है जो ये समांतर लाइन है ना, ऊपर से आए और इसके पैरेलल गुजर जाए। इसका मतलब क्या है कि ऊपर से सघन में आएगा और इस तरफ जाएगा ना, ऊपर समांतर लाइन की तरफ, तो वो विरल में जा रहा है। और यदि इस तरफ अभिलंब की तरफ आ रहा है तो वो क्या आ रहा है, सघन में आ रहा है। तो ये यदि समांतर लाइन की तरफ जा रहा है तो ये विरल में जा रहा है। विरल का मतलब है यदि ऊपर सघन है नीचे विरल है तो ये इस तरफ जाएगा तो विरल में जा रहा है। तो क्रांतिक कोण बता रहा है कि यदि कोई भी दो माध्यमों की अवस्था होती है अलग अलग रेखा को करने वाली, क्रांतिक कोण को C से दर्शाते हैं और इसका मान जो होता है वो 1/sin C होता है, 1/sin C। मैं इस पर न्यूमेरिकल भी करा देता हूँ आपको, कुछ नहीं करना। आपको दिया है एक माध्यम में क्रांतिक कोण यदि 30 डिग्री है तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा। अपवर्तनांक हमें बताया था 1/sin C,
साइन सी का मतलब क्या है, साइन सी से हटाते हैं क्रांतिक कोण को, 1/sin30, 1/1/2, sin30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये ऊपर जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आता है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसको आज तक क्या पता 10,000 बार पूछ लिया हो हर एग्ज़ाम में। जब से एसएससी, रेलवे या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम यूपीएससी पेपर लेना स्टार्ट किया है, ये प्रश्न आज तक ऐसा पेपर नहीं हुआ कि ये प्रश्न ना आया हो। तो हमें ज्ञात करना है, सबसे हम पहले बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन आपको पता है, जब किसी किरण को क्रांतिक कोण से भी अधिक कोण पर आपतित कराया जाए। क्रांतिक कोण का मतलब आप मैं एकदम समझा देता हूँ। क्रांतिक कोण मतलब कि ये लाइन जो समांतर लाइन जा रही है, इसकी तरफ आ रहा है एंगल, ये कह रहा है कि इससे भी अधिक, मतलब कि ऊपर से आए, और इससे भी ऊपर, मतलब कि क्या है कि ये यहाँ पर चला जाए, मतलब कि यहाँ पर, ये यहाँ पर ऊपर ऊपर चला जाए, ये आ रहा है यहाँ पर ऊपर चला जाए। देखो ये दिखा रहा है इसमें, सघन से आए, समांतर लाइन नहीं जाए, इससे भी ऊपर चला जाए, इससे भी ऊपर। जब किसी किरण को क्रांतिक कोण से भी अधिक कोण पर आपतित करा जाए, तो वह अपवर्तन के फलस्वरूप उसी माध्यम में लौट सकती है। मतलब कि इस लाइन, समांतर लाइन से ऊपर था माध्यम, तो उसमें ही लौट गई, उस माध्यम में ही लौट गई, तो उससे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यदि समांतर लाइन के पैरेलल जाती तो क्रांतिक कोण होता, लेकिन क्रांतिक कोण से भी ऊपर, मतलब कि उसी माध्यम में, ये मान लो कि ये दक्षिण है, ये उत्तर है, वो उत्तर के उत्तर में ही रह गई, ऊपर से उत्तर से आई और उत्तर में चली गई, तो क्या हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या कह सकते हैं, प्रकाश जो सरल सघन से विरल, भाई यदि सघन में जाएगा तो ये अभिलंब की ओर झुकेगा, यदि विरल में जाएगा तो ही तो क्रांतिक कोण से ऊपर जाएगा। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होगा, तभी तो पॉसिबल है, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होगा। ठीक है, अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के जो हम घटनाएं देखते हैं, मतलब कि एग्जाम्पल देखते हैं। भाई ये तो हर पेपर यही पूछा जाता है, हीरे का चमकना, हीरे का चमकना, हीरे का चमकना, कांच की दरार का चमकना, जल में बुलबुले का चमकना, इंडोस्कोपी, पेट की जांच, ये प्रश्न आता है। इंडोस्कोपी किसके लिए किया जाते हैं, पेट की जांच के लिए। मरीचिका, प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, गर्मी में सड़क पर जल का दिखना। हमेशा याद रखो, ये 3-4 प्रश्न है। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग सूचना प्रौद्योगिकी संचार के लिए करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर की खोज नरेंद्र सिंह कंपनी ने की थी। पानी के अंदर हवा का बुलबुला पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही सफ़ेद एवं चमकीला प्रतीत होता है। मृगमच्छिका बनने के लिए अपवर्तन के सहायक है, और जबकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन मुख्य कारण है। एक बार और देख लेते हैं, हीरे का चमकना, कांच की दरार का चमकना, जल बले बुलबुले का चमकना, इंडोस्कोपी जो पेट की जांच, मरीचिका, प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, और गर्मी में जो सड़क पर जल दिखाई दिखता है उस पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग सूचना प्रौद्योगिकी संचार में। ऑप्टिकल फाइबर नरेंद्र सिंह कंपनी, पानी के अंदर बना हवा का बुलबुला पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण सफ़ेद और चमकीला दिखता है। मृगमच्छिका बनने के लिए अपवर्तन सहायक है, जबकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन मुख्य कारक है। तो आपने ये देखा पहला चैप्टर अपवर्तन। आगे भी इसकी सीरीज जाती रहेगी साइंस की। फिजिक्स पहले मैं कंप्लीट कराऊंगा, या शायद केमिस्ट्री भी मैं स्टार्ट करवा दूं पहले ही, और बायो भी साथ लेक्चर चलेंगे, क्योंकि 2 महीने रह चुके हैं पेपर के, और 2 महीने में लगभग हमने सब कुछ कवर करना है। और मैं ऐसा नहीं है कि 3-3 घंटे में वो चैप्टर कराऊंगा। यदि किसी को रिवीजन करना है, ये सबसे बेस्ट है। यदि आप बिगिनर हो तो आपको शायद थोड़ा ही दिक्कत हो सकती है, लेकिन यदि आपने पहले कुछ सीखा हो, आपको साइंस की नॉलेज है, या आप +1 और +2 या 10वीं में अच्छी साइंस थी आपकी, तो आपको ये बातें आपको घी शक्कर जैसी लगेंगी, आपको एकदम आपके दिमाग में फिट होंगी, क्योंकि ये ऐसी बातें हैं जो कि एकदम स्टिक है और कम टाइम में है। और टीचर क्या कराते हैं कि 2 घंटे क्लास में तो वे थोड़े ही बात बताते हैं, क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही 2 घंटे में बताएं, और मैंने आपको कम से कम 20 मिनट में आपको पूर्ण अपवर्तन का चैप्टर पूर्ण करा दिया है, और जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू।